का सारथी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दिसंबर में प्रस्तावित ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 का लोगो वेबसाइट किया लॉन्च। कहा सरकार रोजगार सृजित करने को प्रतिबद्ध। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने आपदा प्रभावित क्षेत्रों का किया हवाई सर्वेक्षण। अतिवृष्टि से नुकसान के आकलन का निर्देश। मुआवजा राशि की जाएगी जारी। मसूरी गोलीकांड की 29वीं बरसी पर सीएम धामी ने पुष्प अर्पित कर दी। शहीदों को श्रद्धांजलि। राज्य आंदोलनकारियों के सपनों को पूरा करने को साकार और प्रतिबद्ध। प्रदेश के विभिन्न मंदिरों के सौंदर्यीकरण एवं विस्तारीकरण को सरकार ने 6 करोड़ रुपए से अधिक की राशि की मंजूर। बागेश्वर उपचुनाव के तहत सीएम ने रामलीला मैदान में विशाल जनसभा को किया संबोधित। कांग्रेस पर कसा तंज। बागेश्वर चुनाव को बताया विकास का चुनाव। निजी विश्वविद्यालयों की मनमानी पर रोक। विश्वविद्यालयों के संचालन को अम्ब्रेला एक्ट को मंजूरी। यूजीसी मानकों का पालन करना अब होगा अनिवार्य। आप देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यश शुक्ला। रुक करेंगे खबरों का। उत्तराखंड सरकार प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर करने के लिए भले ही लाख दावे करे, लेकिन रुड़की के सिविल अस्पताल में ये सभी दावे पूरी तरह से खोखले साबित हो रहे हैं। ताजा मामला अस्पताल के महिला वार्ड का है, जहां कैंटीन के भोजन में कीड़े मिलने से हंगामा खड़ा हो गया। जिस महिला के सामने भोजन में कीड़े आए, उसके परिजनों ने अस्पताल में हंगामा काटा। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे अस्पताल प्रबंधन ने कैंटीन संचालक को चेतावनी देते हुए उससे जवाब तलब किया है। फिलहाल मामला सामने आने से अस्पताल प्रबंधन में हड़कंप मच गया है। वहीं परिजनों का आरोप है कि अस्पताल कैंटीन स्वामी भोजन में लापरवाही बरत रहा है, जिसके चलते अस्पताल में भर्ती मरीजों को खराब भोजन परोसा जा रहा है। एक 30 तारीख की घटना है ये। रात के डिनर में एक पेशेंट के खाने में एक डिंडार टाइप की कीड़ा आ गया था। उसके अटेंडेंट ने मुझे तुरंत फ़ोन करा और मुझे फ़ोटो भेजी। मेरे द्वारा तत्काल ही इस संदर्भ में अगले दिन ही जो संबंधित कैंटीन वाला है उसको सो कॉल्ड नोटिस इशू कर दिया और चेतावनी भी जारी कर दी गई है कि इस तरीके से दोबारा कभी भी ना हो। और मेरे यहाँ जो भी खाना सप्लाई होता है वो स्टाफ द्वारा प्रॉपरली पहले चेक किया जाता है और उसके बाद ही उसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है। श्रीहरिकोटा से इसरो ने पीएसएलवी रॉकेट से आदित्य L1 को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। आदित्य L1 अंतरिक्ष में भारत का पहला सौर मिशन है। आदित्य L1 पर 7 उपकरण लगे हैं जो भारत के विभिन्न शोध संस्थानों में बनाए गए हैं। ये उपकरण एक से अधिक तरह के प्रकाश जैसे दृश्य प्रकाश, पराबैंगनी किरणें और एक्सरे में सूर्य का अवलोकन करेगा। स्पेस वैज्ञानिक वीरेंद्र यादव ने बताया कि आदित्य L1 सूर्य के वातावरण और सूर्य पर होने वाली सौर ज्वालाओं और सौर तूफानों का अध्ययन करने के लिए महत्वपूर्ण डेटा प्रदान करेगा। इसरो की सहायता से नैनीताल स्थित आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान शोध संस्थान, जो कि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग भारत सरकार के अंतर्गत एक स्वायत्त शोध संस्थान में आदित्य L1 सपोर्ट सेल स्थापित की गई है। यह सपोर्ट सेल भारत भर में कई स्थानों पर कार्यशाला आयोजित करता है। इनमें स्नातक और स्नातकोत्तर स्तर के छात्रों का सौर भौतिकी की विभिन्न अवधारणाओं से परिचय कराया जाता है और आदित्य L1 से मिलने वाले डेटा का इस्तेमाल और विश्लेषण का प्रशिक्षण दिया जाता है। रेंज पॉइंट या L1 पॉइंट पृथ्वी से करीब 15 लाख किलोमीटर दूर है सूर्य की दिशा में। तो वहाँ जाने का कारण ये है कि अगर ये पृथ्वी के चारों ओर घूमता तो पृथ्वी के पीछे जाने पर ये सूरज का अवलोकन नहीं कर पाता। लेकिन हम चाहते हैं कि हम 24 घंटे उसका अवलोकन करते रहें, क्योंकि ये सूर्य से ही पृथ्वी पर जीवन संभव है। सूर्य पर ऐसी कई घटनाएँ होती हैं जिनको सौर ज्वालाएँ कहते हैं। आज हम यहाँ पे एरीज से अपने स्कूल से आए हैं। आज हमने यहाँ पे आदित्य L1 की लॉन्चिंग देखी है। तो ये जो स्पेसक्राफ्ट है ये L1 पॉइंट में जाएगा और इसमें 7 पेलोड्स हैं। तो ये 7 इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिससे काफ़ी ऑब्जर्वेशंस लेंगे हमारे साइंटिस्ट और यहाँ पे डाटा हमें वापस मिलेगा। मंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चमोली जिले की अतिवृष्टि से प्रभावित क्षेत्रों का एरियल सर्वेक्षण करते हुए हालातों का जायजा लिया है। हवाई सर्वेक्षण के बाद ग्वालियर में पत्रकारों से वार्ता करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि इस बार अतिवृष्टि से पूरे प्रदेश में भारी नुकसान हुआ। चमोली में आपदा प्रभावित क्षेत्र नारायण बगड़, थराली, देवाल, ग्वालियर में एरियल सर्वे किया गया है और फसलों को भी जो नुकसान हुआ है उसका आकलन करने के निर्देश दिए गए हैं और उन्होंने इस विषय पर केंद्र सरकार से भी वार्ता की और बताया कि सरकार आपदा प्रभावितों के साथ है। आपदा पीड़ितों की हर संभव मदद की जाएगी और उस दौरान प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट भी मौजूद रहे।
नैनीताल के राज्य अतिथि गृह में हाईकोर्ट बार एसोसिएशन की तरफ से अधिवक्ता संघ विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया है। गोष्ठी में राज्य भर से आए अधिवक्ता बार संघ के पदाधिकारियों ने अधिवक्ताओं से जुड़ी समस्याओं पर अपने अपने विचार रखे। बैठक का मुख्य उद्देश्य प्रदेश के बार एसोसिएशनों को एक छत के नीचे लाने पर बल देना है। हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष दिनेश चंद्र सिंह रावत ने कहा कि उत्तराखंड की बार एसोसिएशन को एकजुट कर अधिवक्ताओं की समस्याओं का हल निकाला जा सके। मेरा सबसे प्रथम तो ये इसमें मुद्दा यह है कि सारी जितनी भी बार एसोसिएशन हमारी उत्तराखंड की है उनको एकजुट करना, ताकि जो भी समस्या होती हो अधिवक्ताओं की उनको हम पुरजोर तरीके से उनकी समस्याओं का निदान कर सकें। और जो मेन मुद्दे हमारे इसमें है कि कोई भी अधिवक्ता के साथ कोई घटना होती है तो उसका पुरजोर विरोध करें, ताकि कोई अधिवक्ता दबा कुचला अपने को ना महसूस कर सके। हम लोग एकजुट हों, हैं सब सारे अध्यक्ष, सारे महासचिव, सारे हमारी बारों के एकजुट होकर के अपनी बातों को पुरजोर से उठाने के लिए, क्योंकि अगर कोई पुरोला का अधिवक्ता बहुत दूर प्रभाव पड़ता है, अगर वहाँ के अधिवक्ता को तकलीफ है तो नैनीताल के अधिवक्ता को पता लगे कि वो तकलीफ में है, तो उसके लिए हम पुरजोर अपनी आवाज उठा सके, इसलिए इसका गोष्ठी का आयोजन किया गया। अधिवक्ताओं की तो यह है कि एक तो स्टाइफंड जो हमारे नए बच्चे हैं, जिसके लिए मैं पहले से प्रयासरत हूँ कि भाई हर जूनियर अधिवक्ताओं को एक स्टाइफंड मिलना चाहिए, ताकि उसको बेसिक तो कुछ मिल सके। जैसे और जगह होता है, अटेंडेंस होती है, जैसे डॉक्टर्स होते हैं, डॉक्टर्स अगर डॉक्टरी पास करके आए तो उनको कुछ पैसा मिलता है, तो हमारे अधिवक्ताओं को क्यों नहीं, अगर हमारे जूनियर अधिवक्ताओं को क्यों नहीं, इसलिए भी आज हमने विचार गोष्ठी रखी है। देहरादून शहर में डेंगू के मरीजों के लिए अस्पतालों में हो रही परेशानी को देखने के लिए आज कांग्रेस मुख्य प्रवक्ता गरिमा दसानी ने दून मेडिकल कॉलेज अस्पताल और जिला कोरोनेशन अस्पताल का दौरा किया। दून अस्पताल और कोरोनेशन का, क्योंकि बहुत ज्यादा शिकायतें मिल रही थी कि डेंगू जिस तरह से विकराल रूप प्रदेश के अंदर ले चुका है, उसके बावजूद जो सरकारी इंतजामात हैं वो नाकाफी हैं। लोगों को ये चिंता थी कि जो परिजन उनके एडमिट हैं उनका रख रखाव या उनका इलाज ठीक से नहीं हो रहा, और वाकई यकीन मानिए जब मैं वहां पहुंची तो दोनों ही अस्पतालों का हाल कहीं से कहीं तक अस्पतालों जैसा नहीं, सब्जी मंडी जैसा था। कोई रोक नहीं, कोई टोक नहीं, किसी को भी आने जाने पर कोई टाइमिंग्स नहीं। मरीज के बिस्तर पर 4-4 लोग बैठे हैं, आईसीयू का एसी काम नहीं कर रहा, आईसीयू के पंखे काम नहीं कर रहे, स्टाफ का टोटा पड़ा हुआ है, इतने मरीज वहां हैं और 150-200 कतार में लगे हुए हैं अपना सैंपल लेकर ब्लड का। और क्यों काउंटर्स ज्यादा नहीं खोले जा सकते सैंपल कलेक्शन के। और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जो हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज खबरों का साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। उत्तराखंड की दामिनी सरकार अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले राज्य में निवेश और रोजगार को बढ़ाने की कवायद में जुट गई है। इसी के तहत सरकार देहरादून में दिसंबर माह में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट कराने जा रही है और इस आयोजन के सरकार ने तैयारियां तेज कर दी हैं। इसी के तहत मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने समिट के लोगो और वेबसाइट की लॉन्चिंग की है। मुख्यमंत्री धामी का कहना है कि अब तक करोड़ की ग्राउंडिंग हो चुकी है। देश के तमाम उद्योगपतियों से बातचीत चल रही है। सरकार ने ऐसे नियमों और कानूनों को भी हटाया जिसके कारण राज्य में उद्योगों को स्थापित करने में दिक्कतें आ रही थी। राज्य में कानून की स्थिति, राज्य का माहौल और पर्यावरण निवेश के लिए काफी बेहतर है। सरकार की कोशिश है कि बड़ा निवेश इस समिट के माध्यम से राज्य में आए। सरकार ने समिट में 2.5 लाख करोड़ के निवेश का लक्ष्य रखा है। वहीं एक तरफ जहां सरकार ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के सहारे निवेश को बढ़ाने की तैयारियों में जुट गई, तो दूसरी ओर रोजगार सृजन के मामले में उत्तराखंड ने लंबी छलांग लगाई है। 28.6 की वृद्धि के साथ उत्तराखंड देश के टॉप 5 राज्यों में दूसरे नंबर पर आ गया है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी कि EPFO की रिपोर्ट में खुलासा हुआ है। हालांकि विपक्ष ने रोजगार और निवेश के मोर्चे पर सरकार को विफल बताया है। देखिए रिपोर्ट। उत्तराखंड की धामी सरकार अगले साल होने वाले चुनाव से पहले राज्य में निवेश और रोजगार को बढ़ाने की कवायद में जुट गई है। इसी के तहत सरकार देहरादून में दिसंबर माह में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट कराने जा रही है। इस आयोजन के लिए सरकार ने तैयारियां तेज कर दी। इसी के तहत मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने समिट के लोगो और वेबसाइट की लॉन्चिंग कर दी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि अब तक 16,000 करोड़ की ग्राउंडिंग हो चुकी है। देश के तमाम उद्योगपतियों से बातचीत चल रही है। सरकार ने ऐसे नियमों और कानूनों को भी हटाया है जिसके कारण राज्य में उद्योगों को स्थापित करने में दिक्कतें आ रही थी। राज्य में कानून की स्थिति,
राज्य का माहौल और पर्यावरण निवेश के लिए काफ़ी बेहतर है। सरकार की कोशिश है कि वह बड़ा निवेश इस समिट के माध्यम से राज्य में आए। सरकार ने इस समिट से 2.5 लाख करोड़ के निवेश का लक्ष्य रखा है। वहीं कांग्रेस ने इस समिट पर सवाल उठाते हुए त्रिवेंद्र रावत के समय में साल 2018 में हुई इन्वेस्टर समिट की याद दिलाई। साथ ही इस समिट में फिजूल खर्ची भी बताया है। औपचारिक रूप से प्रारंभ हो गया है और अभी तक लगभग 16,000 करोड़ रुपए की जो ग्राउंडिंग हमने 25,000 करोड़ का जो लक्ष्य लिया था इसमें हो गई है और बहुत सारे उद्योग समूह, देश के बहुत सारे इंडस्ट्री लीडर हमारे लगातार संपर्क में हैं, लगातार संवाद कर रहे हैं और 6,000 एकड़ लैंड बैंक इसमें अभी तक बनाया जा चुका है। बहुत सारे जो ऐसे कानून थे, नियम थे जिनके कारण से उद्योगों में कुछ रुकावटें आ रही थी या समस्या पैदा होती थी, सभी को भी हमने हटाया है, उन सबको समाप्त किया है और जो नए प्रावधान है, नए नीति हम लेकर आए हैं। 27 नई नीतियां भी हमने इसमें प्रख्यापित की है। भाजपा के लोगों से कहना चाहती हूँ, दिल के बहलाने को गालिब ये ख्याल अच्छा है। हमने सुना था त्रिवेंद्र रावत जी के उसमें कि 1,40,000 करोड़ के MOU हुए हैं और धरातल पर 20,000 भी नहीं उतरा। अगर उतरा होता तो फिर हमारे युवा दर दर की ठोकरें नहीं खा रहे होते और आपकी लाठियों का भाजन न बन रहे होते। तो ऐसे में ये शिगुफे और जुमलेबाजी छोड़िए, जो इन्वेस्टर्स समिट में आप पैसा खर्च करेंगे वो लागत भी हमको वापस मिल जाए, वही गनीमत है। वहीं एक तरफ जहां सरकार ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के सहारे निवेश को बढ़ाने की तैयारियों में जुटी है, तो दूसरी ओर रोजगार सृजन के मामले में उत्तराखंड ने लंबी छलांग लगाई है। 28.6% की वृद्धि के साथ उत्तराखंड देश के टॉप 5 राज्य में से दूसरे नंबर पर आ गया है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी कि EPFO की ओर से जारी रिपोर्ट में इसका खुलासा हुआ है। रिपोर्ट में बताया गया है कि पिछले साल जनवरी से जून 2022 में 1,03,411 लोग फॉर्मल रोजगार से जुड़े थे, जबकि इस साल इसी अवधि में यह संख्या बढ़कर 1,33,023 पर पहुंच गई। यह करीब 28.6% है। EPFO की रिपोर्ट सामने आने के बाद इस पर भी राजनीति शुरू हो गई है। बीजेपी का दावा है कि मुख्यमंत्री धामी के ऐतिहासिक फैसलों की वजह से उत्तराखंड ने दूसरा नंबर हासिल किया है। वहीं विपक्ष ने इस रिपोर्ट पर सवाल उठाते हुए राज्य को बेरोजगारी में नंबर 1 बताया है। देखिए, EPFO ने इस बात से रिपोर्ट तैयार की है, किन बिंदुओं को लेकर की है, कहाँ सर्वे किया है, ये सब देखना पड़ेगा, तब इसमें कुछ प्रतिक्रिया दी जा सकती है। वैसे अगर आप 3-4 साल के आंकड़े निकालते हैं तो बड़ी हास्यास्पद बात है। उत्तराखंड में तो बेरोजगार घूम रहा है, रजिस्टर्ड भी है, अनरजिस्टर्ड भी है। रजिस्टर्ड और अनरजिस्टर्ड सब लगा के भी करते हो तो 20 लाख बेरोजगार है इस प्रदेश में। मनरेगा की क्या स्थिति है, ये आपके सामने रोजगार सृजन कितना हो रहा है। एक मुख्य आधार मनरेगा रोजगार सृजन का है, उसमें कहीं हमें प्रगति नहीं दिखाई दी, तो उसका बजट केंद्र सरकार ने कम कर दिया है। तो कहाँ से रोजगार सृजन हो रहा है, किस तरीके से EPFO ने ये तैयार की है रिपोर्ट, ये इसका ज़रा विस्तार से अध्ययन करना पड़ेगा, तब कुछ कहा जा सकता है। वैसे हमारे हिसाब से तो बेरोजगारी में उत्तराखंड नंबर 1 पर है। देखिए, जब से हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी ने प्रदेश की बागडोर संभाली है, प्रदेश का चौमुखी विकास हुआ है, हर वर्ग का विकास हुआ है। हम चाहे रोजगार की दृष्टि से देखें, चाहे विकास की दृष्टि से देखें, हर क्षेत्र में प्रदेश ने ऊंचाइयों को छुआ है। और जिस प्रकार से हमारे मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी ने 2025 तक उत्तराखंड राज्य को देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाने का विजन रखा है, उस विजन के अनुरूप हम आगे बढ़ रहे हैं। और उसी के परिणाम स्वरूप आज अगर हम देश में दूसरे स्थान पर रोजगार के राज्य आए हैं और ग्रोथ रेट की हिसाब से भी अगर हम माने तो दूसरे नंबर हमारे देश में हमारे राज्य का नंबर आया है, तो निश्चित रूप से एक सौभाग्य की बात है। और हम धन्यवाद करना चाहेंगे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, उनकी आशीर्वाद से उत्तराखंड राज्य को जिस प्रकार से उनका स्नेह और सहयोग मिल रहा है और आदरणीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी उसको क्रियान्वित करके राज्य के विकास कर रहे हैं। कुल मिलाकर लोकसभा चुनाव से पहले सरकार जनता के सामने राज्य में निवेश बढ़ाकर जनता को विकास का मॉडल दिखाना चाहती है। सरकार की कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा निवेश राज्य में आए ताकि बेरोजगारों के हाथों को रोजगार मिल सके।
धामी सरकार ने 2.5 लाख करोड़ के निवेश का लक्ष्य इस समिट में रखा है। हालांकि विपक्ष साल 2018 में हुई इन्वेस्टर समिट के बहाने इस समिट पर भी सवाल खड़े कर रहा है। अब देखना होगा क्या धामी सरकार इस समिट से 2.5 लाख करोड़ का निवेश राज्य में करा पाएगी। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। बागेश्वर उपचुनाव के सफल संचालन के लिए निर्वाचन अधिकारी बागेश्वर अनुराधा पाल ने अंतिम तैयारियां पूरी कर ली हैं। प्रेस से बात करते हुए डीएम अनुराधा पाल का कहना है कि मतदेय स्थल से लेकर ईवीएम मशीनों की सुरक्षात्मक देखरेख के साथ ही सेक्टर मजिस्ट्रेट और जोनल मजिस्ट्रेट को अग्रिम चुनावी जिम्मेदारी दी जा रही है। चुनावी कार्य से संबंधित सभी व्यवस्थाओं का जायजा ले लिया गया है। ये देखिए, देर रात कल मैंने रात को निरीक्षण किया है पूरा, जहाँ पर हमारा डिग्री कॉलेज है जिसको हमने अधिग्रहण किया पूरे निर्वाचन प्रोसेस के लिए। तो हमारी जो ईवीएम्स हैं वो सारी प्रिपेयर होकर हमारी डबल लॉक में रखी हुई हैं। वहाँ पर हमारा 3 लेयर सिक्योरिटी ऑलरेडी मौजूद है। और इसके अलावा जो काउंटिंग होल्स है, क्योंकि काउंटिंग के लिए हमें बहुत कम टाइम है, तो वो भी सारे प्रिपेयर हो गए हैं, सब रखे हुए हैं। तो हमारी ईवीएम्स वगैरह प्रिपेयर हैं। जो हमारा पोलिंग पर्सनल्स हैं उनकी 2 ट्रेनिंग हम ऑलरेडी करा चुके हैं। 3rd जो उनकी ब्रीफिंग होगी वो कल यानी 3 तारीख को, जब हम उनको मतदान सामग्री उनको उनके हैंडओवर करते हैं, जिसमें कागज इत्यादि, शाही इत्यादि होते हैं, कंपार्टमेंट बॉक्स इत्यादि होता है। और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जो हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बागेश्वर उपचुनाव के आखिरी दिनों में कांग्रेस पार्टी के करण मारा ने प्रेस वार्ता कर बीजेपी और पुलिस प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। करण मारा का कहना है कि पिछले दिनों बैजनाथ पुलिस से 5 लोगों से पैसा इकट्ठा कर एक छोटी रकम बनाकर कांग्रेस को बीजेपी बदनाम कर रही है। साथ ही बाढ़ से शराब प्रकरण में भी गलत तरीके से कांग्रेस प्रचार कर रही है। लगातार बीजेपी के प्रवक्ता या लोग करते हैं, जिसमें कोर्ट के जज ने भी कई मामले करने का खास मकसद ये था कि जो सत्ताधारी पार्टी है, जिसके पास साधन है, उसका 1 रुपया भी नहीं पकड़ रहे, जबकि खबरें ये आ रही हैं कि गांव-गांव में पैसा बट रहा है। और कांग्रेस के 6 लोग एक गाड़ी में जाते हैं। एक आदमी की 50,000 की लिमिट है कि वो 50,000 रुपया लेके अपनी जेब में जा सकता है। लेकिन एक ऐसे अधिकारी ने जो पहले ही संदिग्ध है, जिसके लिए मैंने एसएसपी को फोन भी किया था आज से 1-1.5 सप्ताह पहले, और जिसपे कई किस्म की पहले ही जो जांचें हैं वो चल रही हैं, जिसपे एक जज ने भी 1-2 बार उसके कारनामों में टिप्पणी की है। ऐसे पुलिस अधिकारी के द्वारा लोगों को पकड़ा गया। 5 लोगों के जेबों के पैसे निकालकर इकट्ठे करके ये दिखाया गया कि कांग्रेस का 1,83,000 रुपया पकड़ा गया। 5 लोगों के कंधे में जो मॉफलर्स कांग्रेस के थे उनको इकट्ठा करके गाड़ी के बोनट पर रख के जिस तरीके से वीडियो जारी की गई, वो निश्चित ही ये दिखाती है कि वो अधिकारी मिलीभगत के साथ काम कर रहा है। हल्द्वानी पुलिस के मोबाइल ऐप रिकवरी सेल को बड़ी सफलता मिली है। सेल खोए और चोरी हुए 302 मोबाइल फोन बरामद किए हैं। बरामद किए गए मोबाइल की कीमत लगभग 70 लाख रुपए बताई जा रही है। एसएसपी पंकज भट्ट मोबाइल स्वामियों को उनके खोए हुए मोबाइल लौटाए। इस दौरान एसएसपी ने बताया कि उत्तर प्रदेश, बिहार, दिल्ली, जम्मू कश्मीर, पश्चिम बंगाल और हिमाचल प्रदेश से मोबाइल रिकवर किए गए। इस दौरान अपने खोए हुए मोबाइल वापस पाकर लोगों के चेहरे खुल उठे हैं। ठीक है सर। 4 महीनों में विगत 4 महीनों में 302 मोबाइल रिकवर किए गए हैं, जिनकी कॉस्ट 70,44,000 रुपया टोटल है। और इस साल 1,13,00,000 के अभी तक मोबाइल रिकवर हो चुके हैं। इसमें पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, हरियाणा, हिमाचल, इधर से भी काफ़ी संख्या में मोबाइल रिकवर करके लाए गए हैं। टीम द्वारा जो उत्कृष्ट कार्य किया गया, इसके लिए मेरी तरफ से 5,000 रुपये के इनाम की घोषणा की है। इसमें आपका सर्विलांस सेल का गठन ही इसके लिए किया गया है कि वो जितना गुमशुदा मोबाइल है उनको सर्विलांस पे लगा करके उनको लगातार रीच करते रहते हैं और विभिन्न देश के स्थानों से उनको रिकवर करके यहाँ लाते हैं। और इसलिए हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से पहले भी हम लोग का अनुरोध किया था कि अपनी अगर मोबाइल खो जाता है तो उसके बारे में सूचना अहमियत दें, जिससे उनके मोबाइल की रिकवरी की जा सके। खबर उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।